बेटा 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, आपको याद होगा शायद। रिफ्लेक्टिंग पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर। इसमें ट्रांसमिटिंग पावर भी आता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस बॉडी पर रेडिएशन गिरता है, उसकी एनर्जी आप क्यू मान लो, तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, हाँ बेटा, नहीं सुनाई दे रहा? नॉट ऑडिबल? एक मिनट यार, देखते हैं। ऑडिबल है? ठीक है। ओके बच्चों, हाँ देखिए ध्यान से। बेटा हैंड रेज कर रखा है किसी ने? अर्जुन? हाँ बेटा, अभी स्टार्ट ही हो रहा है बस। अर्जुन हाथ नीचे कर लो बेटा। चलो अब ध्यान से सुनो। किसी बॉडी पर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, तो बॉडी कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट करती है, कुछ एब्जॉर्ब करती है और कुछ ट्रांसमिट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा आपकी विंडो के जो ग्लास है, तो जब सनलाइट आता है ग्लास पे, तो ग्लास गर्म भी हो जाता है थोड़ा सा, मतलब उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है ना। आप उसमें से आर पार देख भी सकते हो, मतलब ट्रांसमिट भी हो रहा है और वो वापस से रिफ्लेक्ट भी करता है। तो तीनों बातें एक साथ हैं। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन आप अगर लगाओगे तो क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, बेटा ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड का सम किसके बराबर होगा? क्यू के। ये 11th क्लास वाला मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत है। तो क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू इक्वल टू 1। जरा सोचो बेटा, ये किस चीज का परसेंटेज को बता रहा होगा? क्यू आर अपॉन क्यू, परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी मिल जाएगा अपने को। तो ये जो रेशो आप देख रहे हो ना, इसी को आप बोलते हो रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ बॉडी, और ये जो रेशो है एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी, ये ट्रांसमिटिंग पावर। ऐसे अगर हम बात करें कि किसी ओपेक बॉडी की बात करें, ओपेक बॉडी, तो ओपेक बॉडी के लिए ट्रांसमिटिंग पावर तो 0 है ना, लाइट निकलने नहीं देगी वो। तो आपको आर प्लस ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा, या फिर ए इक्वल टू 1 माइनस आर मिल जाएगा। मतलब इन दोनों में से एक भी पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन से देखें अपन तो कैसे देखेंगे? जैसे सपोज कीजिए कि टोटल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन गिरे वो n है, ये एन आर है, एन ए और ये एन टी। अब टी तो अपन ने हटा दिया, उसको हटा दो। तो ये रेशो के मतलब ये कैसे देखोगे आप बताओ? एन आर बराबर क्या होगा? क्या वो एन इंटू आर होगा? रिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये जो होगा, क्या टोटल नंबर ऑफ फोटॉन को रिफ्लेक्टिंग पावर से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा अपने को? सोच के बताओ।
हाँ डेफिनेटली मिलेगा। देखिए ना आप वापस से यहीं पर आ जाइए इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। एनआर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ टोटल फोटॉन की बात करूं तो एक फोटॉन की एनर्जी को नंबर ऑफ टोटल फोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे। एक मिनट रुको। अगर अपन पर फोटॉन एनर्जी ई मान लें तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी अपनी, ये कैसे दिखेगी? पर फोटॉन एनर्जी मैंने ई मानी, तो जो क्यू आर होगा ये होगा एन आर इंटू ई प्लस एन ए इंटू ई प्लस एन टी इंटू ई। और टी तो मैं हटा ही रहा हूं यहाँ पे, इसको बाहर कर दिया। और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इंटू ई। तो ई इसमें से काट दो, तो एन आर प्लस एन ए इक्वल टू एन, है ना? यस। आप बताओ इसको आर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर आप ऐसा इसको करोगे कि एन आर अपॉन एन प्लस एन ए अपॉन एन इक्वल टू 1, तो ये जो आगे वाली टर्म है ये आर हो जाएगी और ये वाली टर्म आपकी ए हो जाएगी। तो आर इक्वल टू एन आर अपॉन एन, मतलब एन आर की जगह पर एन इंटू आर हो जाएगा, और एन ए की जगह पर एन इंटू ए हो जाएगा। एन एन आर क्या है? अरे अभी तो बताया। ये जो है एन ए, ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन। और ये नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन है जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए। तो रिफ्लेक्टिंग पावर को टोटल नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करोगे तो रिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे बेटा। करेक्ट। अब देखिए इसका यूज करूंगा मैं अपने जो कंसेप्ट हमने देखे थे उसमें करेंगे अपन। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो भाई जो कल वाला कॉन्सेप्ट हमारा था उस पर मैं एक बार रिटर्न आऊंगा। रेडिएशन, फोर्स एंड प्रेशर फॉर partially reflecting opaque body। देखिए बात समझिएगा, जो सरफेस है वो ओपेक है, ट्रांसमिटिंग पावर इसकी 0 है, लेकिन वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, मतलब कुछ उसमें रिफ्लेक्टिंग पावर है और कुछ उसमें एब्जॉर्बिंग पावर है। अब इस पर फोर्स कैसे लगेगा इसको देखना है हमें। वापस से वहीं आते हैं बेटा। ये रेडिएशन यहां से गिरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा मान लो, इसका एरिया ए है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो बीम का होगा वो ए कॉस थीटा होगा, है ना? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही होगा एन इंटू एच सी बाई लेमडा अपॉन ए, वो टाइम आपका पर सेकंड है तो 1 हो गया। इसको आप लिख सकते हो एन एच अपॉन लेमडा मीन्स पी, तो एनपी की वैल्यू वही आ गई बेटा, आई इंटू ए बाई सी। हाँ, ए की जगह पर क्या लिखना चाहिए हमें? क्रॉस सेक्शन एरिया बीम का ए कॉस थीटा। देखिए यहां तक की कहानी तो वही है जो अपन ने देखी थी।
ए cos थीटा कैसे आया? जिस सरफेस पर रेडिएशन गिर रहा है इसका एरिया बेटा ए है। जिस सरफेस पर रेडिएशन गिर रहा है इसका एरिया है ए, इसका। लेकिन यहाँ पर जो अपन इंटेंसिटी का फॉर्मूला लेते हैं उसमें बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये वापस से थीटा होगा। तो इस एरिया का यहाँ पे जो कंपोनेंट लोगे वो ए cos थीटा है। ठीक है, अब बात आएगी फोर्स की। आई थिंक आप कर सकते हो, आपने कर रखा है कल इसको। देखिए, अब एब्जॉर्प्शन वाला अलग फोर्स लगाएगा, रिफ्लेक्शन वाला अलग लगाएगा। तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, जरा देख के बताना कि एब्जॉर्प्शन वाले फोर्स में दो चीजें थी एक Fn था और एक आपका Ft था। ये एब्जॉर्प्शन का ए लिख रहा हूं मैं। बेटा देखो, बता दो फटाक से। क्या था फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन वाले का? आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। नॉर्मल फोर्स था आपका आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, और ये वाला था आपका आई ए कॉस थीटा साइन थीटा बाई सी। क्या ये सही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, हाँ ये तो परफेक्टली अब्जॉर्बिंग हो गया। अभी मैं परफेक्टली अब्जॉर्बिंग की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर एक चेंज आएगा हल्का सा। कैसे? जब आप बात करोगे अब्जॉर्बिंग की, तो ये जो एन है ना, इसकी जगह पर एन इंटू ए आएगा बेटा। आपको एन की जगह पर एन रखना पड़ेगा, एन इंटू ए। नहीं, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे केवल ऐसे। ये जो एन है ये रिप्लेस होगा इससे, एन इंटू ए से रिप्लेस होगा। तो ये जो पूरी टर्म है ये केवल ऐसे मल्टीप्लाई होगी आपकी। अरे ए अभी तो बताया, एब्जॉर्प्टिव पावर। ये तो एब्जॉर्प्टिव पावर है ना बेटा। यस, तो सुनो, अगर अपने एब्जॉर्प्शन के केस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एन है ये एब्जॉर्प्टिव वाला होना चाहिए। हाँ होगा ना, वहां पर होगा, वही तो बताना चाहते हैं आपको, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव वाला एन होना चाहिए, मतलब ये मल्टीप्लाई किससे होगा? ए से। तो इसको ए से मल्टीप्लाई करो, इसको भी और इसको भी। तो बेटा ये दोनों ए से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये, और जब रिफ्लेक्टिंग वाली बात आएगी, अब ठीक है, चलो। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, बेटा इसके अंदर आपका Fn होगा, रिफ्लेक्शन वाला। ये था आपका 2ia cos स्क्वायर थीटा बाई सी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका r से। रिफ्लेक्शन के केस में जब नंबर ऑफ फोटोन आप लोगे तो n की जगह पर n इंटू आर रखोगे आप, तो r से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। और रिफ्लेक्शन के केस में टेंजेंशियल कितना होता है? 0। रिफ्लेक्शन के केस में टेंजेंशियल 0 होता है। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट नॉर्मल फोर्स कितना है, तो आंसर क्या आएगा आपका? नेट नॉर्मल फोर्स,
तो आप एक काम करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, है ना। तो आई है cos स्क्वायर थीटा बाय सी, कॉमन ले लेते हैं यहां से और यहां से। बेटा ब्रैकेट में बचेगा यहां से आपका a और यहां से बचेगा आपका 2r। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस आर इंटू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। क्या बता सकते हैं आपकी मैंने a प्लस 2r को 1 प्लस आर कैसे लिखा? हाँ बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि आपका a प्लस आर कितना था, 1 था। तो a की वैल्यू होगी r माइनस 1, सॉरी 1 माइनस आर। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या आ गया बेटा, नॉर्मल फोर्स नेट, इसको एरिया से डिवाइड कर लो, प्रेशर आ जाएगा। तो जो प्रेशर होगा नेट नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, मतलब 1 प्लस आर आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। बच्चों यही अपना आंसर होगा। टेंजेंशियल जीरो कैसे यार, रिफ्लेक्शन के केस में जीरो होता है बेटा। कल देखा था अपन ने एक्चुअली, जब प्योर रिफ्लेक्शन होता है ना तो फोटोन ऐसे आकर ऐसे चला जाता है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। जितना मोमेंटम यहाँ होता है उतना ही मोमेंटम इसका यहाँ भी होता है, केवल ये वाला चेंज होता है। कॉलिजन होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं होता, सीधा निकलता है। ये आपका केस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। हमने कल जो करा था इसको सॉल्व, ये फॉर्मूला तो यहाँ तक ऐसा ही था, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर हमें देखना है कि ए कहाँ से आ रहा है, बस हमें इस चीज को देखना है। हाँ ठीक है, मैं वही समझा रहा हूँ बेटा, 2 मिनट। ए कहाँ से आ रहा है ये देखना है अपने को। तो जब बात आएगी एब्जॉर्प्शन के केस की, तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो नंबर ऑफ फोटोन है वो लेने पड़ेंगे आपको। तो बेटा नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्प्शन के केस में कितने होते हैं, n इंटू ए होता है, अभी देखा था हमने। तो फिर n की जगह पर आएगा बेटा na, ठीक है। तो आपका यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो एब्जॉर्प्शन वाला जो फोर्स का फॉर्मूला था वो भी a से मल्टीप्लाई हो गया। एब्जॉर्प्शन में दोनों फोर्स आते हैं, नॉर्मल भी आता है टेंजेंशियल भी आता है। आपको जिसने वीडियो अटेंड नहीं करा था क्लास, एक बार देख लेना बेटा वीडियो को। वो रिफ्लेक्शन के केस में केवल नॉर्मल फोर्स आता है, क्योंकि कॉलिजन आपका कैसे होता है, कॉलिजन तो वर्टिकल होगा, तो फोर्स तो वर्टिकल लगेगा ना बेटा, हॉरिजॉन्टल कैसे लगेगा। वीडियो अभी तक आया नहीं, अच्छा ठीक है। तो अभी देख लो ना, फिर क्या दिक्कत है। अभी तुम पूछ लो, अभी और कोई दिक्कत बची है क्या? नहीं बची, ठीक है बेटा। हाँ ड्यूअल नेचर बेटा बस खत्म हो रहा है अपना, अभी थोड़ी सी देर के अंदर हो जाएगा। अपन आज ही अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके होंगे। बस ये रेडिएशन का आखिरी कॉन्सेप्ट है, इस पर एक क्वेश्चन हम करेंगे, फिर इसको पैक करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आप समझो। यहां पर एक
प्लेट आपको दे रखी है, आप स्क्वायर मान लो, सर्कुलर मान लो, जैसा चाहो मान लो। लाइट इधर से आ रहा है, इंटेंसिटी आपको इसकी आई दे रखी है बेटा, इसका मास m और एरिया इसका a। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, ये ऐसी हवा में रखी हुई है बस, नीचे नहीं गिर रही, तो किसने रोक के रखा है इसको? तो फोर्स कौन लगा रहा होगा? ये रेडिएशन बेटा, रेडिएशन का जो फोर्स आएगा ऊपर, नहीं ड्रैग फोर्स नहीं है, रेडिएशन का जो फोर्स आएगा यहां से ऊपर की तरफ, वो इसको रोक के रखा हुआ है। तो mg नीचे लग रहा है और रेडिएशन का फोर्स यहां से ऊपर लगेगा फोटॉन्स के थ्रू, ये रेडिएशन फोर्स है ना। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे बोला है कि इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर है, रिफ्लेक्टिंग पावर इसकी 25% है, तो लाइट की इंटेंसिटी बताओ जिससे कि ये प्लेट ऐसे ही सस्पेंड रहे। फाइंड कीजिए इंटेंसिटी so that plate remains suspended। बेटा करो ट्राई, कैसे करोगे? बेटा इंटेंसिटी निकालना है अपने को। हाँ बिल्कुल सही, आपका जो नॉर्मल फोर्स इसमें होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ये mg को बैलेंस कर लेगा। तो आपने जो नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे, ये वाला है ना, इसको mg के बराबर रख दो, बस खत्म कहानी। ये जो फोर्स आ रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो है, तो क्या करोगे सॉल्यूशन में? नॉर्मल फोर्स को mg से बैलेंस हम करेंगे। बेटा नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला ये रहा सामने, 1 + r IA cos स्क्वायर थीटा। थीटा इसमें 0 डिग्री है, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये तो सीधा डायरेक्ट ऐसे इंसिडेंट होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 डिग्री। आई ए cos स्क्वायर थीटा बाय सी। बच्चों ये mg के बराबर है। अब आपका जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो 0.25% है, मतलब 25% है, तो इसको 0.25 लिख दो, तो 1.25 IA/c इक्वल टू mg। यहां से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो mgc अपॉन 1.25 a। बच्चों यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए ये क्या लिखा है यार? अच्छा ये छप दब गया है क्या? एक मिनट एक मिनट, मैं सेट कर देता हूं। आप देखिए यहां पर आर की वैल्यू मैंने रखी है 0.25, तो ये 1.25 आई इंटू ए, थीटा तो 0 था आपका, अपॉन में सी इक्वल टू mg, तो ये आपका आ जाएगा आई इक्वल टू दिस।
ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं अपन। हाँ बच्चों, इसको मिटा दिया जाए, लिख चुके हो ना आप लोग? बेटा आप लोग जो होमवर्क आपको मैंने दिया है उसके डाउट आप मुझको भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा सभी को। इसके बाद आता है अपना एक ब्रैग्स करके इक्वेशन होता है बेटा, आपने देखा होगा शायद इसको केमिस्ट्री में। आपके पास कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल की जो एटॉमिक लेयर्स होती हैं, हाँ थोड़ी तबीयत खराब है आज। सुनो, क्रिस्टल की जो लेयर्स होती हैं, होमवर्क दिया था बेटा मैंने, MES 11 12 17 में दिया था। MES 11 12 17, इसके अलावा भी कोई बच्चे हैं क्या? MEU 11 में MES 19 भी है। अच्छा ठीक है, मैं दिलवाता हूँ बेटा, अभी मिल जाएगा। सुनिए बच्चों, अपने पास किसी क्रिस्टल की लेयर से यहां पर और ये उसके एटम्स हैं यहां पर, तो किसी क्रिस्टल की एटॉमिक लेयर्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम इससे मेजर करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। कैसे, समझिए बेटा, एटॉमिक सेपरेशन को आप डी मान लो। यहां पर, यहां से आप लाइट को इंसिडेंट कराओ, एक्सरे लेते हैं वैसे अपन, एक्सरे ज्यादा अच्छा होता है, उसका फोटोन ज्यादा डीप तक जा सकता है, एनर्जी उसमें ज्यादा होती है। तो एक अपना रे आ गया, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, एक रे मान लो यहां से रिफ्लेक्ट होती है नीचे वाले से, ऐसे। बेटा वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके हो, है ना? तो जरा मुझे बताना कि अगर ये एंगल को मैं थीटा मान लूं, इसको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है बेटा, इसको बोला जाता है ग्लैंसिंग एंगल, हम इसको बोलते हैं। ये सरफेस के साथ बना रहे हैं अपन, नॉर्मल के साथ नहीं बना रहे। चलिए फटाफट बताइए, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालिए प्लीज। 0, 0 नहीं है बेटा, 180। नहीं नहीं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस आएगा डिग्री में तो। डी साइन थीटा, डी टैन थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा। नहीं नहीं, मुझे तो खाली डेल्टा एक्स कितना है बस, ये मुझे बस ये देखना है, 2D साइन थीटा। चलो अब एक सही आंसर आया है बड़ी देर के बाद, 2D साइन थीटा, बिल्कुल सही है बेटा। देखो कैसे होगा, ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका वेव फ्रंट यहां पर होगा,
ये आपका वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट किसको बोलते हो? वेव फ्रंट उसको बोलते हो जहां पर दोनों वेव सेम फेज में होती हैं, उसको आप वेव फ्रंट बोलते हो, है ना, आपने पढ़ा होगा इसको। तो ये वेव फ्रंट है, यहां तक ये दोनों वेव आपकी सेम फेज में थी, करेक्ट। ये वेव फ्रंट आ गया आपका। वेव फ्रंट नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ बेटा? वेव फ्रंट के बिना वेव ऑप्टिक्स कैसे होगा? अच्छा, वेव आधा ही हुआ है? नहीं नहीं, मुझे तो बताया है कि केवल पोलराइजेशन बाकी है। चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं, रुको रुको, मत टेंशन लो इतना, ध्यान से देखना। वेव फ्रंट किसको बोलते हैं शॉर्ट में देख लेते हैं अपन। सपोज करो ये कोई पॉइंट सोर्स है अपने पास, इसमें से लाइट आपका निकल रहा है या फिर वेव निकल रही है, ऐसा मान लो। तो आप रेडियस आर पे जाओ और एक स्फीयर इसमें बनाओ यहां पे। तो बेटा स्फीयर के जितने पार्टिकल होंगे ये सभी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सभी पर वेव एक साथ पहुंचेगी। इस स्फीयर के जितने पार्टिकल हैं सभी पर वेव एक साथ पहुंच जाएगी, इसलिए सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट होंगे। मतलब अगर ये वाला पार्टिकल मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऑसिलेशन मान लो ऐसे हो रहा है, ऐसे मान लो या ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है तो ये वाला पार्टिकल अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है अभी, तो सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे। ये जैसे मान लो कि ये अपना पानी है और पानी में आपने बीच में पत्थर को डाल दिया, तो जैसे पत्थर डाला तो वेव ऐसे निकली सर्कुलर, है ना। तो जो सर्कुलर लेयर आपको दिखेगी उसके जितने पार्टिकल हैं वो सारे एक साथ ऊपर आते हैं, तभी तो एक सर्कल अलग से दिखता है आपको। पानी में पत्थर आपने डाला सर्कुलर वेव आपको दिखेंगी। तो आपको क्लियर एक सिंगल सर्कल कब दिख सकता है? जब उस सर्कल के जितने पार्टिकल हैं वो एक साथ बाकी पार्टिकल से ऊपर निकल आए, तो ही आप देख पाओगे उसको, है ना। तो ये वही चीज हो रही है। तो ये जो सारे सेम फेस के पार्टिकल हैं, इस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ये सरफेस वेव फ्रंट कहलाती है, करेक्ट। अगर आपका सोर्स बहुत दूर है, अच्छा एक बात ध्यान से देखना सबसे अच्छा तरीका, आपने गॉसियन सरफेस देखी है कि नहीं? तो गॉसियन सरफेस को आप वेव फ्रंट मान सकते हो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ये, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेव मान लो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेव कहते हो तो जो गॉसियन सरफेस है वो आपकी वेव फ्रंट है। मतलब बेटा वेव फ्रंट और वेव आपस में परपेंडिकुलर है। सोच के बताओ, अगर वेव जाएगी सीधी तो वेव फ्रंट कैसी होगी? अगर सारी वेव आपकी पैरेलल हैं तो आपकी वेव फ्रंट बेटा ऐसा प्लेन होगा, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, करेक्ट। तो देखो बात समझो, पैरेलल वेव्स के केस में आपको प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। अब मैं यही वेव फ्रंट मैं यहां बना रहा हूं इस जगह पर, ये दोनों वेव आपकी पैरेलल हैं। तो जो वेव फ्रंट होगा इन वेव के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा। तो ये जो डॉटेड प्लेन है ना, ये अपना वेव फ्रंट है अभी इस समय। तो वेव फ्रंट का क्या मतलब है कि इस पर दोनों वेव आपकी सेम फेज में है, ये इसका मतलब है, करेक्ट। तो यहां तक इसके पहले पहले दोनों वेव आपकी सेम फेज में थी, और इसके बाद भी होंगी, इसके बाद भी दोनों वेव आपकी सेम फेज में चलेंगी। वेव फ्रंट मतलब सेम फेज तो ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में, फिर ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट है बेटा, चलता रहेगा ये, करेक्ट। तो इधर सेम फेज, इधर सेम फेज, तो फेज में जो डिफरेंस है वो कहां मिला तुम्हें?
वो तुम्हें यहां मिला है इस जगह। ये वाली वेव यहां से चली गई, लेकिन ये वाली जो वेव है वो इतना एडिशनल पाथ कवर करके आई है यहां से यहां तक का। ठीक है, तो वेव फ्रंट हमने बनाया परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो ये जो एडिशनल पाथ आपको दिख रहा है ये अपना डेल्टा एक्स होगा। अब ये कैसे आएगा, देखो ये लेंथ थी आपकी डी, ये आपका थीटा था, तो इसके पड़ोस में होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि बेटा ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होना चाहिए, है ना। तो ये जो लेंथ है आपकी ये होगी डी साइन थीटा, ऐसे ही ये वाली लेंथ भी होगी डी साइन थीटा। तो जो वेव नंबर 2 है आपकी, वेव नंबर सेकंड में जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है वो है 2d साइन थीटा। सेकंड वाली वेव ने जो एक्स्ट्रा पाथ को कवर किया है वो 2d साइन थीटा है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब देखिए इसमें क्या होगा। यहां पर अगर हम बात करें कि जब इन दोनों वेव को आप इंटरफेरेंस कराओगे, तो इंटरफेरेंस कराओगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो डेल्टा एक्स डिसाइड करेगा, है ना। तो अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो डेल्टा एक्स है वो एन लेमडा होता है। मतलब आपका 2d साइन थीटा बराबर होगा एन लेमडा। ये कंडीशन तो सबको पता होना चाहिए, हो गया आई थिंक सभी को, इसमें कोई वाली बताने वाली बात नहीं। ठीक है, बेटा इसी को आप बोलते हो ब्राइग्स इक्वेशन। तो आप करते क्या हो, देखो बेसिकली क्या करना है, हमें क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे इंसिडेंट करवानी है, और यहाँ पर उसका जो इंटरफेरेंस है उसको हम डिटेक्टर के थ्रू देख लेंगे, मेजर कर लेंगे उसकी इंटेंसिटी। तो हम एंगल को चेंज करते जाएंगे। बेटा जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो आपका साइन थीटा बदलेगा, है ना। तो आपका जब डेल्टा एक्स इसके बराबर हो जाएगा, जब आपका डेल्टा एक्स एन लेमडा के बराबर हो जाएगा, तो इंटेंसिटी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा बेटा। तो इंटेंसिटी में जो जंप आएगा ना, वो बता देगा कि डेल्टा एक्स एन लेमडा के बराबर है। बस आप वहां से मेजरमेंट करके डी निकाल सकते हो। इसको ब्रैग्स इक्वेशन अपन बोलते हैं। लास्ट वाले पॉइंट को रिपीट कर दूं। अगर अपन ये जो डिटेक्टर है जहां से अपन इसको देख रहे हैं या जिसकी इंटेंसिटी को अपन नाप रहे हैं, इस एंगल को अपन वेरी करते जाओ ऐसे, या तो इधर से वेरी कर लो या इधर से कर लो। जैसे थीटा है ना, तो थीटा इधर 0 होगा यहाँ पे, तो यहां से वेरी करो इसको। तो जैसे जैसे आप थीटा वेरी करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बदलने लगेगी। जैसे आपका डेल्टा एक्स 10 लेमडा के बराबर होगा, 10 लेमडा मतलब सिंगल लेमडा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, इस तरीके से। तो जैसे ही डेल्टा एक्स इसके बराबर होगा तो अचानक से इंटेंसिटी एकदम जंप करेगी। तो जो हाई इंटेंसिटी पीक मिलेगा वहां पर ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि फार्मूला आपका वैलिड है, और वहां पर जो भी एंगल रहेगा उस थीटा की वैल्यू रख लो, तो आप डी निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है बेटा, तो इसको आप लिख लो, मिटा देते हैं इसको। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी अपन बोलते हैं इस मेजर करने के तरीके को। डी बेटा सेपरेशन है एटॉमिक लेयर्स के बीच का। ये एटम की, ये एटम्स हैं आपके जो डॉट्स है ना, ये एटम्स हैं। तो एटम की लेयर और ये एटम की लेयर,
तो दो एटॉमिक लेयर के बीच का सेपरेशन हम इससे नापते हैं। राइट साइड वाला भी बना है। हाँ बेटा बना लो, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, वेवफ्रंट आपको एक अंदाजा रहेगा। ठीक है बच्चों, आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है कि बोर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है वो डी ब्रॉगली से कैसे वेरीफाई हो रही है। क्वांटाइजेशन कंडीशन, देखिए हाइड्रोजन एटम के अंदर ये आपकी nth ऑर्बिट है, NH शेल बोल दो इसको। तो डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा यहां पर तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। अब वो वेवलेंथ कैसे बिहेव करेगी, तो इसका जो पूरा पाथ है ये देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो जो एसोसिएटेड वेव है ये एक वेवलेंथ हो गई आपकी यहां, फिर ये सेकंड वेवलेंथ आ गई, फिर ये थर्ड, ऐसे वेव के तरीके से इसको बनाएंगे अपन ये। तो जैसे आपने देखा होगा 11th क्लास में दोनों एंड पर जब स्ट्रिंग क्लैंप होती है ये, तो इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाती है बेटा। स्टैंडिंग वेव इन क्लैम्प्ड स्ट्रिंग, है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो यहां पर स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है ये लेंथ n लेमडा के बराबर होती है। सॉरी, स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो n लेमडा के बराबर होती है। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको ज्यादा ओपन नहीं करूंगा वेव को, है ना। रिवीजन अगर अपन को करने का मौका मिला वेव का तो इसको अपन अच्छे से देखेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ होती है वो n लेमडा के बराबर होती है। ये जो लेंथ है इतनी इतनी, ये लेमडा है, फिर ये लेमडा होगा, फिर ये लेमडा होगा। तो जैसे यहाँ पर अभी 3 लेमडा है, इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है, ये बीच में कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 0.5 लेमडा कर दो, वो n लेमडा के बराबर ही है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के आजू बाजू, तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है कितनी है बेटा, 2πr, वो n लेमडा के बराबर है, ये डी ब्रॉगली के हिसाब से। लेकिन बेटा लेमडा क्या होता है h/p, यही तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला था अपना। तो 2πr इक्वल टू n इंटू h/mv। अच्छा एक काम करो, mv को उठाकर r के साथ रख लो, तो आपको mvr कितना मिलेगा, nh/2π। तो ये बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन हम कहां से लेकर आए हैं, डी ब्रॉगली से लेकर आए हैं। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को अपन डी ब्रॉगली से लेकर आए हैं, आप देख सकते हो। बोर के बाद क्या बेटा, हाँ एंगुलर मोमेंटम है ना ये,
एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो NH/2 होता है। यही तो बोर का पोस्टुलेट था मेन, हाइड्रोजन एटम के लिए जो दिया था उसने। देखो एक्चुअली कितने हाइपोथेसिस हैं। ये जो बोर है, बोर ने भी बोला था कि ऐसा होना चाहिए, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई एग्जांपल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और वो प्रूफ किससे हुआ? डी ब्रॉगली से। जबकि डी ब्रॉगली ने भी जो हाइपोथेसिस दिया था वो भी केवल हाइपोथेसिस था, उसने केवल सोचा था। और वो वेरीफाई किसने करा? उसको वेरीफाई करा डेविसन और जर्मर ने, जो कि अपना बस फाइनल कॉन्सेप्ट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन देखेंगे बेटा। ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है अपना, अभी आखिरी कॉन्सेप्ट पर हम आ रहे हैं। हाँ बच्चों, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इनको डी ब्रॉगली की बात पे यकीन नहीं हुआ था कि पार्टिकल है तो वेव कैसे हो सकता है, तो ये उसको गलत प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करा, और जो आउटकम आया उसे डी ब्रॉगली सही प्रूव हुआ, तो इसको उनके लिए नोबेल मिला था, डी ब्रॉगली को सही प्रूव करने के लिए। देखिए कैसा है ये। यहां पर अपने पास बेरियम ऑक्साइड कोटेड एक फिलामेंट है बेटा, जैसा बल्ब का फिलामेंट होता है ना, वो पीले वाले बल्ब में जो होता था वायर उसका ऐसा फिलामेंट है ये। बेरियम ऑक्साइड कोटेड फिलामेंट, सी इसमें कॉलीमेटर कहलाता है। ये जो अपना सेल है, इससे अपन जब करंट फ्लो करेंगे यहाँ पर फिलामेंट गर्म होगा और इलेक्ट्रॉन का थर्मियोनिक इमिशन होगा। थर्मियोनिक इमिशन देखा था ना हमने, तो फिलामेंट के गर्म होने से इलेक्ट्रॉन का थर्मियोनिक इमिशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं वो डाइवर्ज होने लगते हैं इधर उधर, तो उसको थोड़ा सीधा करने के लिए यहाँ पर अपन एक फाइन होल दे देते हैं, इसको हम बोल रहे हैं कॉलीमेटर। मेटल का ही बना हुआ है ये, तो जो इलेक्ट्रॉन सामने सामने निकलेगा बस ये उसको जाने देगा, बाकी जो साइड में जाएगा वो इससे टकरा के रुक जाएगा। करेक्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होती है बेटा, बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो इसको हमें अट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम एक सिलिंड्रिकल एनोड हम यूज करते हैं। ऐसे, और ये जो V अपना है एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल कहलाता है। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकला था ये इलेक्ट्रॉन को करता है बेटा एक्सेलरेट, तो एनोड इसको स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। करेक्ट, पॉजिटिव है एनोड, पुल कर सकता है उसको। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होती है ये, तो इलेक्ट्रॉन का हाई काइनेटिक एनर्जी बीम हमें मिलता है।
इसके सामने हम निकेल का क्रिस्टल रख देते हैं बच्चे। निकेल के क्रिस्टल से ये इलेक्ट्रॉन टकराता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेयर से टकरा कर आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े अंदर से आ सकते हैं, जैसे हमने देखा था अभी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन टकरा कर आएगा तो अपर लेयर से टकरा के आ सकता है या इसके अंदर से भी आ सकता है। इन इलेक्ट्रॉन को हम एक डिटेक्टर के थ्रू इनकी इंटेंसिटी हम चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और बेटा ये जो डिटेक्टर है ये एक सर्कुलर स्केल पर चलता है। इस एंगल थीटा को हम मेजर कर सकते हैं इस स्केल पर। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहा है ना उसकी इंटेंसिटी हमें बताता है। जो इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचते हैं उनकी इंटेंसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, कि वो जो इलेक्ट्रॉन आए हैं कितनी एनर्जी लेकर आए हैं। करेक्ट। तो बेटा ये तो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। नहीं, जो डी है इनके बीच की गैप, इनके बीच की जो गैप है डी, वो तो अपन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से निकाल लेंगे ना, ब्रैग इक्वेशन यूज करके। वो तो हमें पहले से नॉन रहेगी। चलो अब मुझे एक सवाल का जवाब देना आप। सी बेटा कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है सामने की तरफ। इससे प्रूव क्या हुआ? हाँ अपन वही देखते हैं। एक्सिलरेटिंग कैसे? देखो ना यार, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। देखिए ध्यान से, ये बैटरी का माइनस है प्लस है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा बहुत तेजी से। करेक्ट। तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। हम चाहते हैं कि अच्छी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकिल क्रिस्टल तक पहुंचे, इसके लिए हमने इसको लगाया है बीच में, एनोड को। अब रुको, अभी पहले पूरी कहानी समझते हैं। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर अपन दो पार्टिकल ले लें हाथ में या दो बॉल हाथ में ले लें और उसको अपन सामने दीवार पर फेंकें, तो दीवार जो इंटेंसिटी रिसीव करेगी, रुको अभी रुको, सुनो पहले कहानी अच्छे से। दो बॉल हाथ में ले लो, दो पार्टिकल हो गए, उनको सामने दीवार पर फेंका। अब दीवार ने जो एनर्जी रिसीव की वो एनर्जी अपन ने दीवार पर नोटिस कर ली, हमारे पास डिटेक्टर है जो नाप लेगा उसको, है ना। तो जरा मुझे बताना, एक बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी कुछ के थी, दूसरे की भी के थी, तो दीवार डिटेक्ट क्या करेगी अगर दोनों एक साथ पहुंचे तो? 2 के। नहीं, 2 के रिसीव करेगी बेटा। एक से एनर्जी उसने के रिसीव करी, दूसरे से भी के रिसीव करी, तो 2 के रिसीव करेगी। करेक्ट। हाँ तो अब ध्यान से सुनो। एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कुछ एनर्जी लाता है। तो अगर ये पार्टिकल हैं, अगर ये पार्टिकल हैं तो यहां पर इनकी एनर्जी का सम दिखना चाहिए हमेशा। अगर ये पार्टिकल हैं तो यहां पर हमेशा इनकी एनर्जी का सम दिखना चाहिए। उसमें जो वेव के जैसा होता है, सुपरपोजिशन जब वेव की होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एकदम इंटेंसिटी जंप होती है ना। तो ऐसा कोई जंप यहां पर हमें नहीं दिखना चाहिए अगर ये पार्टिकल हैं तो। अगर इलेक्ट्रॉन में प्योर पार्टिकल नेचर है तो यहां पर हमें इंटेंसिटी जंप नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टिकल की एनर्जी सिंपली ऐड होगी बस, और कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट। बेटा एफ फिलामेंट है, ये लिखा है ना, बेरियम ऑक्साइड कोटेड फिलामेंट।
तो एक्चुअल में क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। इन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि जैसे जैसे ये एंगल को चेंज करते हैं और अलग अलग एंगल पर भी चेंज करते हैं, तो बेटा इन्होंने 50 डिग्री एंगल पर 50 डिग्री एंगल पर और 54 वोल्ट के पोटेंशियल पर जब ये इंटेंसिटी का ग्राफ इन्होंने बनाया, इधर इंटेंसिटी, इधर एंगल आपका थीटा, तो 50 डिग्री एंगल पर इन्हें एकदम से इंटेंसिटी का जंप दिखाई दिया ये, और इंटेंसिटी में जो जंप आया ये किस बात का प्रूफ हो गया अपने आप में, इंटेंसिटी में जो सडन जंप आया ये अपने आप में प्रूफ था कि ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मतलब वेव नेचर है इनमें। अदरवाइज इंटेंसिटी जंप नहीं आना चाहिए था, दोनों की एनर्जी सिंपली ऐड होनी चाहिए थी मैथमेटिकली। एल्जेब्रिकली उसको ऐड होना चाहिए था k प्लस के, मतलब 2k ही होना चाहिए था, 4k नहीं हो सकता। आपका k प्लस के 4k केवल वेव में ही हो सकता है। आपने वाईडीएससी पढ़ा होगा, वाईडीएससी में एक इंटेंसिटी आई नॉट होती है, दूसरी इंटेंसिटी आई नॉट होती है, तो स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी होती है सेंटर पे ये 4i0 होती है ना, याद आ गया ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केवल वेव में पॉसिबल है, ये पार्टिकल में पॉसिबल नहीं है। तो अगर इंटेंसिटी जंप आया है मतलब इन्होंने वेव नेचर को शो किया है, तो चलो वेव नेचर तो आ गया। अब सेकंड बात ये थी कि ठीक है वेव नेचर है, तो भी क्या डी ब्रॉगली सही है, उसका फॉर्मूला सही है क्या? अब ये इन्होंने देखा, तो इन्होंने क्या करा, जैसा अपन ने अभी बनाया था ब्रैग इक्वेशन, तो ब्रैग इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन करे, और कैलकुलेशन करने पर जो वेवलेंथ निकली इलेक्ट्रॉन की, तो बाय एक्सपेरिमेंट जो वेवलेंथ इन्होंने निकाली वो 1.65 एंगस्ट्रॉम निकली, लेकिन जब डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से निकाली तो बेटा वो 1.66 थी। जब डी ब्रॉगली का फॉर्मूला जो अपना क्या था बेटा, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, जब उससे सेम कैलकुलेशन करके वेवलेंथ निकाली तो वैसे निकली, और जब ब्रैग इक्वेशन यूज करके इनका इंटरफेरेंस का फॉर्मूला लगा के निकाली तो वैसी निकली। तो ये दोनों देखो वेवलेंथ कैसी हैं, बिल्कुल लगभग बराबर ही तो हैं। इसका मतलब कि जो आपका डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है इसने डी ब्रॉगली के फॉर्मूले को भी प्रूव कर दिया कि भाई डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला भी सही है, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी वाला। करेक्ट। तो इसको अपन बोलते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हाँ बेटा, मॉडर्न फिजिक्स 1 कंप्लीटेड। आपका फोटो इलेक्ट्रिक और ये डी ब्रॉगली मतलब ड्यूअल नेचर ये कंप्लीट हो चुका है अपना। रेडिएशन प्रेशर भी हो गया। ये डाटा याद करना है बेटा, याद कर लो तो अच्छा रहेगा, आप उसमें बताना पड़ेगा ना आपको कि सच में फॉर्मूला प्रूव हो रहा है एग्जाम में। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
बेटा नया चैप्टर है अपना एक्सरे। ये चैप्टर आपका शायद नीट में नहीं है, शायद एम्स में है ये। ठीक है, मॉड्यूल में है, अपन करेंगे इसको। एक्सरे क्या होती है? एक्सरे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ from 1 angstrom to 100 angstrom। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 100.1 हो गया तो तुम उसको एक्सरे नहीं बोलोगे। ठीक है, ये एक रफ रेंज अपन ले रहे हैं। मॉड्यूल में नहीं है? नहीं बेटा मॉड्यूल में है ना, है मॉड्यूल में। ठीक है, अब ये एक्सरे कहां से आती हैं इसको अपन देखते हैं। When fast moving electrons, बेटा इनको कैथोड रे भी बोला जाता है। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे हैवी मेटल से टकराती हैं, हैवी मेटल मींस जैसे मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, जिनमें ऑर्बिट बहुत सारी होती हैं, जब उनसे टकराती हैं तो वहां से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता हुआ दिखता है। दिखता है मतलब डिटेक्ट होता है, उस रेडिएशन को अपन एक्सरे बोलते हैं। जब ये स्ट्राइक करती हैं ऑन हैवी मेटल लाइक मोलिब्डेनम और टंगस्टन, then X-ray are emitted. बच्चों तो एक्सरे में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं केवल, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एक्सरे को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक ट्यूब हम यूज में लेते हैं बेटा, एक्सरे ट्यूब बोलते हैं इसको, और इसको कुलीज ट्यूब भी हम बोलते हैं। ये ट्यूब कुछ ऐसी होती है, यहां पर इसमें एक कैथोड होता है, वही फिलामेंट होता है, कैथोड के फॉर्म में हम लेते हैं इसको, एफ बेरियम ऑक्साइड कोटेड फिलामेंट, जो अपन ने पहले भी लिया था। ऐसे, ठीक है। ये जो बैटरी अपन ने लिखी है यहाँ पर, ये एलटी कहलाता है, लो टेंशन बैटरी, मतलब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत कम होता है। और एक बैटरी हम लगाते हैं यहाँ पे, इसको HT लिखते हैं, हाई टेंशन बैटरी। ये किलो वोल्ट के ऑर्डर की होती है, जैसे 20,000 वोल्ट हुआ या 50,000 वोल्ट, इस तरीके से। इनको थोड़ा फोकस करने के लिए कॉलीमेटर आप लगा दो यहाँ पे, जैसे आपने लगाया था पहले। एनोड की जरूरत नहीं है, एनोड अपन सीधे उसको बनाएंगे जो अपना टारगेट था, मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन का टारगेट, इसको हम डायरेक्टली एनोड बनाते हैं। तो बेटा ये आगे आगे का जो फ्रंट आपको दिख रहा है, ये
ये अपना टारगेट है, जो कि मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन है। पीछे का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कॉपर का एनोड है। और इसके अंदर एक पानी की ट्यूब इसमें लगाना कंपलसरी होता है बेटा। आपने गाड़ियों में देखा होगा, आपकी कार में रेडिएटर लगा होता है, तो ये रेडिएटर ही होता है एक तरीके से। आप यहां से पानी इसमें डालते हो और यहां से पानी आपका निकलकर वापस से बाहर आ जाता है। बताइए पानी की क्या जरूरत है हमें? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप फेंकते हो यहां से सामने, सारे इलेक्ट्रॉन एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करते। आपकी 99% से ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उससे टारगेट जो मेटल है वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर मेल्ट हो जाएगी। करेक्ट। तो उसको मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंचे, कूलिंग रखने की जरूरत है। तो अपन पानी का यूज करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ रेडिएटर, आप कह सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन यहां से आता है तो इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है और फिर यहां से बेटा जो रे निकलती हैं ये एक्सरे होती हैं। एक विंडो अपन यहाँ पे दे देते हैं इनके लिए। These are called एक्सरे। ये एक्सरे का पूरा प्रोसीजर है। बनती कैसे है? अच्छा आप ये सोचो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि एलटी का जो पोटेंशियल है, एलटी मतलब लो टेंशन बैटरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जरूरी है लिखना। लो वोल्टेज बैटरी। और जो एचटी है ये हाई वोल्टेज बैटरी है। हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हाई वोल्टेज वाली जो बैटरी है इसके पोटेंशियल को बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट आना चाहिए? आप एक अंदाजा लगाइए, आप बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगर आप इस वाले पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करेगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा सकता, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है ना? तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो एक्सरे निकलेगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही निकल रहा है। तो अगर आपको एक्सरे फोटोन की एनर्जी बढ़ाना है, ठीक है, तो आप इसको बढ़ाइए, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कीजिए। सोचिए अगर आपने इसको नहीं बढ़ाया, अगर आपने इसको नहीं बढ़ाया और आपने इसको बढ़ाया एलटी को, तब क्या होगा? एलटी बढ़ाओगे फिलामेंट ज्यादा गर्म होगा। एलटी बढ़ाओगे फिलामेंट ज्यादा गर्म होगा, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा मिलेंगे आपको, तो एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो एक्सरे की इंटेंसिटी आपको बढ़ाना है तो फिर आप एलटी को बढ़ाएंगे, और अगर आपको एक्सरे की एनर्जी बढ़ाना है तो फिर आप एचटी को बढ़ाएंगे। मोलिब्डेनम टंगस्टन बेटा और भी कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेवी मेटल होना चाहिए, उसका जो एटम का साइज है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। लो टेंशन बैटरी का ये है फंडा, रिपीट कर रहा हूं, रुको। इसको अगर आप बढ़ाओगे तो फिलामेंट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। करेक्ट। इससे फिलामेंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और जो आपके थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन है इमिशन वाले वो ज्यादा निकलेंगे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ से एक्सरे के ज्यादा फोटोन निकलेंगे। बेटा ज्यादा फोटोन मिले मतलब इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी आपको, है ना? तो एक्सरे में इंटेंसिटी बढ़ाना है
एक्सरे में इंटेंसिटी बढ़ाना है तो फिर आपको इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर बढ़ाना है कि वो ज्यादा अच्छे से जाकर हड्डियों का एक्सरे ले सके फुल क्लैरिटी के साथ, तो फिर क्या करोगे बेटा? किलो वोल्ट मतलब केवी, 1000 वोल्ट का ऑर्डर है, मतलब 20,000 50,000 वोल्ट ऐसे। तो फिर आप एचपी बढ़ा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सुनिए, आपने एक्सरे लिया किसी के हाथ का और आपको एक्सरे में पूरा हाथ एकदम व्हाइट दिखाई दे रहा है। सुनिएगा प्लीज। किसी के हाथ का एक्सरे आपने लिया, आपको पूरा हाथ एकदम से व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, क्या करोगे आप? अब उसको क्लियर देखना है, आपको हड्डियों को देखना है, तो क्या करना चाहिए आपको? एलटी बढ़ाना चाहिए या फिर एचटी? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, सबके आंसर सही है। एचटी ही बढ़ाना पड़ेगा बेटा। अब पूरा हाथ आपको व्हाइट दिख रहा है, इसका क्या मतलब है बताए? कि जो फोटोन आए थे वो मसल्स में भी अब्सॉर्ब हो रहे हैं और हड्डियों में भी अब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो पीछे फोटोन निकल नहीं रहे हैं, इसलिए इमेज पूरे का छप रहा है ना? अब आप चाहते हो कि आपके जो फोटोन है वो हड्डियों में तो अब्सॉर्ब हो जाए लेकिन मसल्स में से आर पार निकल जाए, तो मसल्स की इमेज आपको गायब करना है। मसल्स की इमेज गायब करना चाहते हो तो फिर आप बढ़ाओगे एचटी। जैसे एचटी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, मसल्स में से निकल जाएंगे वो आर पार, तो मसल्स का इमेज हो जाएगा गायब। अब हड्डियों में अब्सॉर्ब हो रहे हैं वो, हड्डियों का इमेज उस पर छप जाएगा। है ना? पूरा क्लियर हो गया अच्छे से कि कैसे इमेज आता है उसका? ठीक है, तो बेटा आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। एक्सरे बिल्कुल हार्मफुल है बेटा, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, डैमेज तो करेगा ही ना ये। सी के बाद बेटा ये इलेक्ट्रॉन लिखा है। इलेक्ट्रॉन है ये। कौन सा ट्यूब लिखा है बेटा? कुलीज लिखा है ये। अच्छा, वो आपको लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, कुलीज लिखा है। और इसमें पूरा वैक्यूम होता है बेटा, वैक्यूम कंपलसरी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, बीच में एयर के मॉलिक्यूल से टक्कर करता रहेगा। स्पेलिंग क्या है? COOLIDGE। बेटा मॉड्यूल में जरूर दिया होगा, मैं देख के बताऊंगा आपको। वो नहीं भी दिया तो भी करना है आपको, क्योंकि एम्स में है ये। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सभी को, कल मिलते हैं वापस। बेटा मॉडर्न फिजिक्स अपन कोशिश करेंगे इस वीक में कंप्लीट हो जाए अपना, इसी वीक का टारगेट है मेरा कंप्लीट करने का। ठीक है, बाय बच्चों।